तो फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स विभिन्न एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉप क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वह बिहार दारोगा का पीटी हो, मेंस हो, बीपीएससी का पीटी हो, बिहार एसएससी का मेंस हो, बिहार पुलिस हो, इन सब के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होगा, साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको शानदार मिलने को है। और इसके अंतर्गत जो जिस प्रकार की एग्जाम्स की प्रवृत्ति बदल रही है, जिस प्रकार का कंपटीशन बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने दोस्तों के लिए लाया है बेहतर कलेक्शन। और इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे कूट वाले प्रश्न को, जो कि आप देखते हैं ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिखते हैं आपको, कथन कारण वाले प्रश्न दिखते हैं, साथ में और भी अच्छे लेवल के जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो यह बेहतर तरीके से काफ़ी जोश जुनून के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाई जाएगी। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस बेहतरीन सेशन को। और आप सेशन को काफ़ी कंसंट्रेट होकर करके देखिए, और जिस प्रकार से मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूँ वीडियो देखने के संदर्भ में, आप उसे यकीनन रूप से आप फॉलो करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए इस जगह पे भारतीय राज व्यवस्था अर्थात राजनीति एवं शासन के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, वह विभिन्न ईयर्स में, और उनका यह बेहतरीन कलेक्शन है और उसे हम कवर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए, है ना। यानी इस जगह पे क्या करना है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि आपको इधर दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के प्रावधान, और इधर क्या है, अनुच्छेद है ना। और यह कौन से अनुच्छेद में क्या है, यह इस प्रकार का प्रश्न आपने देखा ही होगा। चलिए, तो पहला है इस जगह पे क्या, संवैधानिक संशोधन, यानी इसे लिखना क्या चाहिए था, सीधे सीधे संवैधानिक संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है आपका अनुच्छेद कितना में है, 368 में है। अब देखिए, वीडियो को पॉज कर कर करके आप क्या कर सकते हैं, इसे खुद मिला सकते हैं, या फिर क्या कीजिए, सीधा आप टेलीग्राम पे जाइए, या आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाकर कैरियर हम सफ़र सर्च कीजिए, है ना। वहाँ से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आंसर कीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए उसका आंसर। उसके बाद है जो वीडियो को देखिए, और उसके बाद देखने के पश्चात आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति होगी कि मैं किस एंगल से क्वेश्चन बना रहा था और हमने आपको किस एंगल से क्वेश्चंस को करवाया। तो एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, उस अप्रोच से मैं इस वीडियो को बना कर चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार की मीन्स टेंडेंसी की क्या है, ज़रूरत होती है। तो आपको उसी प्रकार के माइंडसेट से इन 25 क्वेश्चन को, या जितने भी सीरीज आए, तो उन्हें आपको इसी प्रकार से अटेम्प्ट करने चाहिए। और ईमानदारी पूर्वक आपका जितना भी स्कोर आए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके बाद देखेंगे कि आप खुद अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आना तय बात है। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार से इसे अटेम्प्ट लेंगे और इसके बाद बेहतर एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। और जो भी बातें हैं, मीन्स यदि आपको लगता है कि हमें लिखने चाहिए, तो नोट डाउन कर करके उसका बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों सक्सेस की क्या होता है, रिवीजन होता है, या बार बार हम इस बात पे चर्चा करते ही रहते हैं। चलिए, तो आप शुरू करते हैं। तो संविधान की जो संशोधन वाली प्रावधान है, वह भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है ना। वित्त आयोग की बात करें तो यह भाग 12 और भाग 12 के संदर्भ में है, और भाग 12 जो है आपका अनुच्छेद 264 से लेकर कर करके 300 का क तक है ना। 300 का क और अनुच्छेद 300 का आपको पता होना चाहिए कि जो पहले अनुच्छेद 31 और 19 का एफ में था, संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था अब कानूनी अधिकार बन गया है, यहीं पे रखा गया है। 300 का क भाग 12 से वो संबंधित है, और वित्त आयोग भी संबंधित है आपका भाग 12 से। अनुच्छेद आपका 280 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बीपीएससी 64वीं में भी पूछा गया प्रश्न है, आप उसे मिला भी सकेंगे। तो यह है जो वित्त आयोग आपका भाग 12 अनुच्छेद कितना, 280। अच्छा, वित्त आयोग के संदर्भ में और भी आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकेगा कि वित्त आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे कि वित्त आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं एन के सिंह हैं, और इनका जो कार्यकाल है, यानी 15वां
यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यह 2020 से 2025 तक रहेंगे, 2020 से 2025 तक, इस बात का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट बात है वित्तीय आपात। तो देखिए सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए आपात। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग कितने में? 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 18 तीन प्रकार की आपात उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात है, उसके बाद है जो 356, तो 356 राष्ट्रपति शासन है, और आपका 360 जो कि वित्तीय आपात है। तो वित्तीय आपात के संदर्भ में हम बात करें तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा? 360, इसका आंसर तो इस प्रकार। हाँ, अब जरा देखिए वित्तीय आपात आपका याद रखेंगे कि वित्तीय आपात अधिकतम 2 माह तक ही लगते हैं, सॉरी मिनिमम आपको 2 माह तक यह है जो लगाए जाते हैं, यानी एक बार लगा तो मिनिमम 2 माह तक यह रहेगा। जबकि याद रखेंगे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, है ना, यह है जो आपको राष्ट्रीय आपात लगता है, साथ में कोई बाह्य आक्रमण होगा, आंतरिक अशांति होगी, तो आपको कौन सा? राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल होने पे जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल की अनुशंसा पे किसी राज्य में, तो यह है जो आपका वह क्या है? राष्ट्रपति शासन है। चलिए, तो याद रखेंगे तीनों आपात। यदि यह इसके संदर्भ में आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप अपने बुक का सहारा लें और राष्ट्रीय आपात को पढ़ जाएं, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अखिल भारतीय सेवा, तो देखिए अखिल भारतीय सेवा की हम बात करें तो यह है जो आपका भाग 14 से संबंधित है। भाग 14 से यह संबंधित है और यह राज्य या फिर लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बातें हैं, जिसमें अनुच्छेद आपका 308 से लेकर करके 323। भाग 14 में कहाँ से कहाँ है? 308 से 323, उसी के बीच तो आएगा 312, है ना। तो अखिल भारतीय सेवा जो है वह आपका अनुच्छेद 312 में है। तो इस प्रकार से अब आप कूट को एकदम कॉन्फिडेंटली मिला पाएंगे, है ना, कि एक का क्या होगा? 4 यानी संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात जो है यह आपका 360, अखिल भारतीय सेवा यह 300 कितना? तो 12 में है। यानी कहने का मतलब डी का 2 होना चाहिए जो कि ऑप्शन बी और सी में है, और ए का क्या होना चाहिए? तो ए का 4 नंबर होना चाहिए। तो ए का 4 नंबर और डी का 2 नंबर। यदि 2 बीच वाला ना भी याद रहता तो हम आंसर इस कूट के हिसाब से कर सकते थे, तो आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा द्वारा, है ना, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। क्या बोला गया? कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है। यह आपका कितने दिनों तक? तो देखिए ध्यान रखेंगे इनके संदर्भ में कि लोकसभा जो है आपका निम्न सदन होता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन है ना। यह है जो आपका अनुच्छेद कितना में है, तो आपका इन दोनों बातों को आपको बस कमेंट कर करके हमें बतलाना है ना। यह संसद का अंग है। संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते है ना, लोकसभा राज्यसभा होता है ना। तो आपको यह निम्न सदन है और यह राज्यसभा उच्च सदन है, यह आपका अस्थायी सदन है, यह आपका विघटन हो जाता है। तो आपको इनसे संबंधित अनुच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में बतलाने हैं। दोस्तों, जो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बतलाने को बोलता वह आप ही के लिए बोलता। यदि आपको पता नहीं है, आप बुक से भी देख कर करके आप कमेंट कीजिए, है ना, यह आपके लिए बेनिफिशियल होने को है। अब जरा देखिए हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, है ना। तो लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक के संदर्भ में आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए। धन विधेयक है जो हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय है जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा यह किया जाता है। और याद रखेंगे कि धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 में है ना। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद कितना में? 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक होता है तो ऐसी अवस्था में इसकी जो अनुमति है राष्ट्रपति से पहले ही ले ली जाती है। ऐसा नहीं कि संसद के दोनों सदनों से पारित करवाने के बाद यह विधेयक जाता है, नहीं। राष्ट्रपति धन विधेयक पर पहले ही अनुमति दे देते हैं, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में जाता है ना। और धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी अस्वीकार बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही यह अनुमति दे देते हैं किस पे? धन विधेयक पे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। धन विधेयक आपका अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद आपका 110 में है। और यह है जो राज्यसभा यानी राष्ट्रपति तो पहले उस पर अनुमति दे दिया करते हैं, है ना। तो राज्यसभा उस पर कार्यवाही करे नहीं करे, है ना,
कुछ सजेशन भी दे सकता है, लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है ना, लेकिन उसे है जो 14 दिनों तक का टाइम दिया जाता है कि आप इसे पारित कर सकते हैं अपने यहाँ से, या रखे हुए भी रह जाएंगे तो भी वह पारित समझा जाता है ना। और यह अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में इस बात की चर्चा करी गई है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 105 के आपका 5 में, अनुच्छेद 105 के 5 में यह कहा गया है कि यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर देता है, राज्यसभा में भेजता है, यदि 14 दिनों तक क्या करे, यदि 14 दिनों तक वह रखा हुआ रह जाए राज्यसभा में, उस पर कोई मीन्स कार्यवाही ना करे, तो भी वह पारित माना जाता है। चलिए उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे पहुंचते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि किसी जाति तथा जनजाति को, क्या बोला गया, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न प्राधिकारी है। अर्थात कहने का मतलब इस जगह पे है, क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है कि कौन व्यक्ति है जो जाति होगा, कौन है जो जनजाति होगा, यानी किस प्रवृत्ति के लोग हैं जो जाति और जनजाति की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए संवैधानिक अधिकार यानी किसके पास है, तो यह दोस्त होता है, याद रखेंगे कि यह किसके पास होता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद आप याद रखेंगे 330 है ना, अनुच्छेद 330 से लेकर करके आपका 300 कितना, हाँ 42, 342 भाग 16 में आपका विभिन्न प्रकार के जो जाति हैं उनके संदर्भ में विशेष उपबंध दिया गया है, 330 से लेकर करके 342 तक, जिसके 300 अनुच्छेद 41 में, यानी कितना 341 में यह बात कहा गया है किसके संदर्भ में, अनुसूचित जाति के संदर्भ में, जाति जनजाति बढ़ा तो 342 है ना, यानी जाति और जनजाति, तो जनजाति कौन से अनुच्छेद में है आपके 342 में, और यह संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को कि किसी को वह अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अनुच्छेद पूछे कि बतलाओ कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को अनुसूचित जाति घोषित करते, तो अनुच्छेद 341, जनजाति घोषित करते तो अनुच्छेद 342। ये सब भाग कौन से भाग में है, तो भाग आपके 16 में है, 16 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात करें तो यह भाग 5 से के संदर्भ में है ना, जिसे एपेक्स कोर्ट जो कि आपका भारत में सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है ना, यह भाग 5 में है। अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद 124 से लेकर करके आपका 147 तक, अनुच्छेद 124 से 47 आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान के आधारभूत ढांचे, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके सिद्धांत में कौन सा वाद विवाद कहने का मतलब है, यह मीन्स समझ रहे होंगे कि न्यायालय में किसी प्रकार की कोई मामला चली जाती है तो वह वाद विवाद से संबंधित मुद्दा हो ही जाता है ना। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में, है ना, केशवानंद भारतीवाद 1973। यह था आपका केरल राज्य के संदर्भ में यह बातें आई थी। अब देखिए यहाँ पे 4 अन्य भी बाद आपको नजर आ रहे हैं। एक आपको 1951 की बात करें तो शंकरी प्रसाद वाद, है ना, शंकरी प्रसाद वाद बनाम भारत सरकार, है ना, यह केस, यानी शंकरी प्रसाद एक तरफ से लड़ रहे होते, एक तरफ आपका कौन दूसरा, यानी दूसरा पक्ष जो है आपका भारत सरकार है, और भारत सरकार का जो केस लड़ता है उधर से महा न्यायवादी लड़ता है, जो कि अनुच्छेद 76 में आपका वर्णित है ना। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य 1951 तथा सज्जन सिंह, है ना, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965, इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को पूर्ण अधिकार दे दिया, क्या कि आप कहीं पे भी संशोधन कर सकते हैं, है ना। 1951 और 65 वाले में संसद को पूर्ण अधिकार था कि कहीं पे भी आप संशोधन कर सकते हैं संविधान के किसी भी भाग। बात आई 1967 में, कौन सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, है ना, पंजाब राज्य। इसमें क्या था कि उस समय बात यह आई थी कि पंजाब सरकार राजनीतिक हित के लिए संविधान के भाग 3 क्या है आपका मौलिक अधिकार है ना, इसमें संशोधन करना चाहते थे, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रोक लगाया था, है ना। यानी आपका मौलिक अधिकार में
संसद है जो क्या मीन्स संशोधन नहीं कर सकती है, यह बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद बात आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। इसके पहले भी कुछ किए गए थे, 24वें संविधान संशोधन 1971। कब? 24वें संविधान संशोधन 1971 इसी के संदर्भ में किए गए थे। और अनुच्छेद आपका 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 13 और आपका अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन किया गया। और केशवानंद भारती बाद 1973 में यह फैसला दिया गया। क्या फैसला दिया गया? कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसके बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि उसका आधारभूत ढांचा है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं, जो हमारे संवैधानिक निर्माता हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, उसका हनन नहीं होता है, तो है ना। तो इस बात की स्पष्टता है जो आपको केशवानंद भारती बाद 1973 से यानी यह मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों थोड़ी एक्सप्लेनेशन बेहतर होने के कारण से वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको यह सीखने चाहिए। ऐसा नहीं केवल आंसर कर लिए, आपको बातें कुछ नहीं समझ में आई तो उससे ऐसा नहीं है केवल आंसर करने से कुछ नहीं होने को है ना, जो कि मैं पहले भी बोलता हूँ। और आप लोग हो सकता है कि इरिटेट हो जाएं, है ना, कि केवल हमें आंसर चाहिए, तो हमसे ना हो पाएगा दोस्तों, नहीं तो फिर हम वीडियो को डिसकंटिन्यू कर देंगे। बहुत से पहले भी वीडियोस हमने दिया और एक्सप्लेनेशन के ज़्यादा होने के कारण से लोग मीन्स थोड़ी सी अजब तरह के व्यवहार करने लगते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा लिखने लगते हैं। उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगा और मैं अपना बेहतर आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। अनुच्छेद 249 का खंड 1 यानी अनुच्छेद 249 के 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त होगा? अब इसका आंसर तो है 1 माह। अब देखिए 1 माह बता दिया, क्या आपको समझ में है? कुछ नहीं समझ में है। अब समझिए पहले आर्टिकल 249 क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 249 से पहले आप समझिए कि यह जो भाग 11, कौन सी भाग हमने बोला? भाग 11 आपका अनुच्छेद 245 से लेकर करके 263, इसी के बीच में तो 249 है ना। और भाग 11 बताता है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, जो कि आपका बिहार राज्य अपना हो गया, है ना, उधर से केंद्र सरकार मोदी जी वाले हो गए, तो इनके बीच का रिलेशन है जो यह बात बतलाता है किस प्रकार की कौन सा डोमिनेट करेगा, कहाँ पे राज्य का अधिकार है, कहाँ पे केंद्र का अधिकार है। इन सभी बातों की चर्चा 245 से लेकर कर करके अनुच्छेद 263 तक में की गई है, और उसी में से एक अनुच्छेद है 249। चलिए अब हम 249 की चर्चा करते हैं, तब बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं वह 2/3 से क्या हो, आपको अधिक हो, है ना, 2/3 से अधिक हो, और कोई राज्य सूची के विषय पर, क्या बोला गया, राज्यसभा तो राज्य सूची समझिए ऐसा सीधा, है ना, कि यदि किसी राज्य के विषय पे यदि कोई कानून संसद बना रही है, सेंटर और स्टेट की रिलेशन की बात है ना, तो यहाँ पे राज्य सूची के विषय पर यदि संसद क्या बना रही है, कानून बना रही है, तो ऐसी अवस्था में राज्यसभा क्या कर दे, उस पर मुहर लगा दे 2/3 बहुमत से, है ना। तो यह जो है राज्य सूची के विषय पर कानून जो है एक एक क्या एक वर्ष के लिए यह क्या होगा, मान होगा, सॉरी 1 माह हमने नहीं, यहाँ पे 1 वर्ष के लिए यह क्या होगा, मान होगा, सॉरी फॉर डेट, कि यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, 1 माह बोल दिया, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए यह मान होगा, पुनः इसे जब ड्यूरेशन बढ़ाना होगा फिर आपको राज्यसभा से क्या करवाना होगा, पारित करवा देने होंगे। तो इस प्रकार से यह बातें चलती है, सेंटर स्टेट रिलेशन के संदर्भ में यह बातें कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सरकारिया आयोग। अब देखिए सरकारी आयोग, अभी हमने एक बात चर्चा किया, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन अभी हमने चर्चा किया। चलिए आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है? तो देखिए सरकारी आयोग का संबंध जो है वह केंद्र राज्य संबंध से, है ना। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे आप देखेंगे कि बिहार पुलिस जा रही है कहाँ पे, मुंबई में जांच के लिए, उस जगह पे क्या किया जा रहा है, रोक लगा दिया जा रहा है।
सीबीआई जा रही है तो विभिन्न प्रकार के रोक लगाने की बात कही जा रही है। तो वहाँ पे क्या है, सेंटर स्टेट का रिलेशन की ही तो बात है। यदि रिलेशन अच्छा होगा तो जांच अच्छे से होगा, अच्छा नहीं होगा रिलेशन तो वहाँ पे समस्या आने को है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोग की गठन की गई है, जिसमें सरकारिया आयोग का संबंध है जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से है। और याद रखेंगे कि सरकारिया आयोग का जो गठन है 1983 में हुआ था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। 1983 में हुआ था। इसने अपना रिपोर्ट 1987 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। साथ में और याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि राजमन्नार आयोग का संदर्भ किससे है या संबंध किससे है, तो याद रखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से ही है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुंछी आयोग। क्या पूछा जा सकता है, पुंछी आयोग, जो कि 2007 में आया था। कब आया था, 2007 में आया था। पुंछी आयोग का भी संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन से ही है। अब देखिए, तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि बार बार आयोग क्यों गठित किया जाता था। तो देखिए, जो बात 1983 में रहेगी और 2007 में रहेगी, तो 1983 से 2007 आते आते आप सोच सकते हैं कि कितने साल हो जाएंगे। 17 साल इधर और 7, यानी 17 7 24 साल। 24 साल में आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य और संबंध में काफी क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। तो यही कारण से विभिन्न प्रकार की आयोगों का गठन समय दर समय किया जाता है ना। तो क्या याद रखेंगे, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, इन सभी आयोगों का संबंध किससे है, सेंटर स्टेट रिलेशन से है। और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है आपका भाग कितना में है, 11 में है ना। जबकि सेंटर स्टेट का क्षेत्र कहे तो भाग वह 8 में है। और रिलेशन वाली बात आपका अनुच्छेद कितना तो 245 से 263 के बीच है। देखिए तो एक काफी शानदार कोटेशन लिखा हुआ है इस जगह पे, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, है ना। दिमाग ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। तो हमने एक बात बोला था क्या, कि जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसे आप इमेजिन कीजिए, है ना। उस प्रकार के वेशभूषा में अपने आप को ढालिए और इमेजिन कीजिए कि हाँ मैं वह हूँ। यदि बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो आप अपने आप को अनुभव कीजिए कि हाँ मैं जिस पोस्ट के लिए मीन्स तैयारी कर रहा वैसा मैं हूँ, है ना। दारोगा, तो आपको वर्दी में आपको खुद को इमेजिन करना है। इस प्रकार की बातें आपको सोचनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। राज्य वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग की पहले भी चर्चा हुई थी, है ना। यह एक कैसी संस्था है, तो वह केवल वित्त आयोग था जो कि सेंटर से संबंधित था, आर्टिकल 280 था, है ना। लेकिन यहाँ राज्य वित्त आयोग है। यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, पहले यह समझे आप। राज्य वित्त आयोग का काम है पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको फंड उपलब्ध कराना। इसके लिए आपको अनुच्छेद 243 का हिंदी में बात करें तो झ, यानी यहाँ के पहले वाला झ, यानी कहने का मतलब 243 का हम नंबरिंग के हिसाब से 9 बोलेंगे और इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आई बोल देंगे। यानी 243 के आई के अकॉर्डिंग यह है जो राज्य वित्त आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया है। यह एक क्या है, संवैधानिक निकाय है जो कि पंचायती राज के साथ साथ, यानी पंचायत के साथ साथ जो नगर पालिका है, नगर निकाय है, इन सबको धन का क्या करता है, बंटवारा करता है। यानी धन है जो भेजता है, यानी फंडिंग करता है। साथ ही किसी प्रकार की जो समस्या है उनके बारे में वह समस्या सुझाने का भी कार्य करता है, यह राज्य वित्त आयोग। तो यह एक कैसी, संविधान भी इसकी चर्चा है भाई, यानी यह एक कैसी संस्था है, तो संवैधानिक चर्चा है। अनुच्छेद 243 भाग 9 में इस बात की चर्चा करी गई है। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अभी हमने बात किया था सेंटर स्टेट रिलेशन की, है ना। कि देखिए यहाँ पे राज सूची के विषय पर क्या बोला गया है कि राज सूची के विषय पर कानून कौन संसद बना सकती है। यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, सबसे पहले समझिए कि चारों यह अनुच्छेद क्या है। हमने बताया था सेंट्रल स्टेट रिलेशन 245 से लेकर करके 263 तक में, है ना। तो इसका मतलब है इनके बीच में ही सब तो है। इसका मतलब है सभी अनुच्छेद आपको संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन से ही संबंधित है। तो सबसे पहले आप समझिए अनुच्छेद 249 जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया, है ना, कि यदि राज्य सूची के विषय पर कोई राष्ट्रीय हित में यदि कानून बन रहा हो, है ना, राष्ट्रीय हित में यदि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना रहा हो, तो राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे तो वह कानून 1 साल के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है। और इस बात की शक्ति है जो संसद के पास है।
है ना, यानी यहाँ राष्ट्रीय हित से संबंधित बात बोली गई है 249 में, और राज्यसभा इसको पारित करवाएगा 2/3 बहुमत से। अब देखिए अनुच्छेद 250 की हम बात करें, तो अनुच्छेद 250 की बात करें आपातकाल के संदर्भ में। कौन से काल के संदर्भ में? आपातकाल के संदर्भ में। जब आपातकाल, जो कि अनुच्छेद आपका कितना, आपका विभिन्न प्रकार के आपात है ना, तो जब आपात आ जाएगी, आपात जब आएगी यानी लगाई जाएगी हमारे यहाँ, तो क्या होगा, अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। इस बात का अधिकार आपको 250 में दिया गया है ना। उसके बाद अनुच्छेद 252 की हम चर्चा करें, तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि किसी दो राज्यों के बीच किसी संदर्भ में विवाद है ना, किसी संदर्भ में क्या है, विवाद है, तो ऐसी अवस्था में यह दोनों राज्य चाहते हैं कि इन हम दोनों राज्य की मध्यस्थता कौन करे? केंद्र करे। तो ऐसी अवस्था में इस बात पे कानून है जो संसद क्या करती है, बनाती है, अनुच्छेद 252 के तहत, यानी दोनों के बीच विवादों का निपटारा है जो संसद करेगी, है ना। जैसा कि आप विभिन्न प्रकार का कावेरी जल विवाद आप समझते होंगे, कृष्णा जल विवाद है जो आपका विभिन्न राज्यों के पास है, तो मतलब के साथ में है, तो इन सब पे कानून है जो अनुच्छेद 252 के तहत बनाया जा सकता है राज्यों की सहमति के अकॉर्डिंग। अगला है आपका अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता, है ना, अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के भी विषय पे, है ना। सपोज कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय कानून इस प्रकार के हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर सटता, अब क्या है, उस जगह पे अंतरराष्ट्रीय समझौता करना है दो राज्यों के बीच, मीन्स दो देशों के बीच सामंजस्य बैठाने हैं। तो ऐसी अवस्था में बंगाल के मीन्स क्षेत्र के लिए कानून है जो संसद बना सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय समझौता के लिए यह आपका अनुच्छेद 253 है, और राष्ट्रीय हित के लिए आपका अनुच्छेद 249 है, जबकि 250 आपातकाल में लगता, और यह है जो दो राज्यों के बीच के संदर्भ वाली बातें हैं कि दो राज्यों के बीच का विवाद का निपटारा अनुच्छेद 252 के तहत कर लिया जा सकता है। उम्मीद है एकदम से बातें क्लियर होती चल रही होगी, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, निर्वाचन आयोग तो है ही, जो कि चुनाव कराने का कार्य किया करता है। यह भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इस बात की चर्चा आपको अनुच्छेद 324 से लेकर करके हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में हम बात करें, है ना, चुनाव के संदर्भ में, निर्वाचन के संदर्भ में, तो आपका 324 से लेकर करके 329 तक है ना। लेकिन आयोग की गठन का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 324 में है। कितना? 324 में। जबकि हम बात करें, देखिए, तो इसका मतलब निर्वाचन से संबंधित बात 324 से 29 तक है ना, यानी 326 भी तो है, और 326 के तहत आपने वोट तो दिया ही होगा। बेशक मताधिकार कितनी है, 18 वर्ष है, यानी वोट देने का जो अधिकार है, आप वोट देते हैं, आप विधानसभा में या फिर लोकसभा में, तो यह आप, या फिर आप पंचायत वाला में, तो अनुच्छेद कितना के तहत, 326 के तहत आपको वोट देने का अधिकार है। जबकि एक बात हमने किया था कि जो राज्य एवं लोक के संदर्भ में जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, इनके लिए अनुच्छेद आपका कितना है, तो आपका अनुच्छेद आपका 308 से लेकर करके 323 तक था, जो कि भाग कितना था, 14। और इसी में अनुच्छेद आपका आता है 315 अनुच्छेद क्या था, यूपीएससी हो गए, बीपीएससी हो गया, यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद आपका कितना है, 315। भाग कितना हमने बोला, भाग 14 है दोस्तों, है ना। तो 308 से लेकर के 23, इसका मतलब यह दोनों जो अनुच्छेद है, वह आपका भाग कितना से संबंधित है, तो भाग यह जो है आपका संबंधित है 300, सॉरी, भाग कितना से, भाग 14 से यह संबंधित है ना। और यह अनुच्छेद जो 22 है कहता है कि यूपीएससी हो गए, उसके सदस्य हो गए, या फिर किसी पीसीएस के सदस्य हो गए, उनका खर्च और वेतन भत्ता, पेंशन, ये सब कहाँ से मिलेंगे, इन सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा अब आएगा 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य पे लागू नहीं होगा। काफी शानदार यह क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। इसमें पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, यानी हम लोगों ने बात किया था कि इस पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत कहेगा कि हाँ, यह जो जाति है अनुसूचित जाति में रखा जाएगा। 43 के तहत हमने 343 के तहत हमने बोला था, क्या बोला था, कि यह जनजाति के संदर्भ में यह बात करेगा।
अच्छा, यह कौन से राज्य में लागू नहीं होगा? अच्छा, एक चीज आप पहले सोचिए कि जिस राज्य में अनुसूचित जाति होगा वहीं तो यह लागू होगा, है ना? तो अनुसूचित जाति आपके कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, इसका मतलब यहाँ लागू नहीं होगा, तो आंसर भी है नहीं होगा, है ना? उसके बाद आपके आसाम में है, हरियाणा में भी है, इसका मतलब है कि इसका आंसर तो भैया अरुणाचल प्रदेश हो जाने। अब देखिए, तो केवल अरुणाचल, यानी कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं रहते, उधर जनजाति रहते हैं। और यह कहाँ कहाँ याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना? उसके बाद है जो नागालैंड है ना? उसके बाद है जो लक्षद्वीप, जो कि केरल, मैप को आप देखेंगे तो केरल के बगल में है लक्षद्वीप, है ना? और उसके बाद है जो बंगाल की खाड़ी में आप चले जाएं तो बंगाल की खाड़ी में है क्या, अंडमान एंड निकोबार, जबकि लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है। किधर? अरब सागर में। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद कहाँ कहाँ रखेंगे, एक तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ठीक अरुणाचल प्रदेश के नीचे आइए कौन, नागालैंड, फिर नीचे सीधा बे ऑफ बंगाल में आइए तो कौन है, अंडमान निकोबार, और इसके सीधे अपोजिट में चले जाइए कहाँ, अरेबियन सी में, अरब सागर में, तो उधर आपको लक्षद्वीप मिलेगा। इन चार क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यानी फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सभी चारों क्षेत्रों पे क्या होगा, तो आपको यानी पंचायत चुनाव में एस सी के लिए, एससी बोलेंगे ना, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि लोग हैं ही नहीं उस जगह पे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत हैं, है ना? तो यह पंचायत के संदर्भ में, पंचायत की संरचना के संदर्भ में यहाँ पे बातें करी गई है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें कि पंचायत के संदर्भ में किस प्रकार का हमारे यहाँ पंचायत होगा, इस बात की चर्चा है जो अनुच्छेद आपका 243 में करी गई है। भाग कितना है, 9, और इस पर अधिकार दिया गया है राज्य के विधानमंडल को, राज्य के विधानमंडल को, कि किस प्रकार की आप संरचना रखना चाहते हैं। ऐसे हमारा संविधान कहता है कि त्रिस्तरीय लगाइए, लेकिन आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इस संरचना के लिए आपको किसको अधिकार दिया गया है, राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। भारतीय संविधान यानी संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, क्या बात बोली गई, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा काफी अच्छे ढंग से कर लिया भाई, है ना? यहाँ भाग 9 में यह किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, है ना? अनुच्छेद कितना है, तो आपका 243, इसी में विभिन्न बट गए हैं, और इसी में है नगर पालिका का भी उल्लेख किया गया है। आपका कौन सा, तो आपका 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज संबंधित है, जबकि 74वां कहे तो नगर पंचायत या नगर पालिका से यह संबंधित है। आपका 1992 में हुआ था, और यह 93 से काम कर रहा है, इस बात का ख्याल रखेंगे। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, पहली बार कहे, शब्दावली पे ध्यान देंगे, तो 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में यह पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, तो वह ट्रायल था एक प्रकार से बात करें तो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की अब बात करें, तो 13 नंबर कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो किस लिए अपनाई गई थी, तो यह सत्ता का विकेंद्रीकरण था, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है दोस्तों, और लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक लोगों की भागीदारी होना चाहिए, जनता की भागीदारी होना चाहिए, और यह ग्रास रूट लेवल पे हमें डेमोक्रेसी दिखनी चाहिए थी। यही कारण से पंचायती राज व्यवस्था लाई गई कि केवल विधानसभा और लोकसभा या विधानमंडल और संसद नहीं चलेगी, बल्कि यह चीजें कहाँ उतारनी होगी, हमें ग्रास रूट लेवल पे उतारनी होगी, और इसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया। यह डीपीएसपी में भी भाग जो 4 है हमारा, जो कि क्या बोलता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें गांधी जी के विचारों को भी हमें देखने को इस जगह पे मिलते हैं। अनुच्छेद 40 हमारा ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है ना? और यह किस लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, अर्थात लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज का गठन किया गया था या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, और 14 कहता है, क्वेश्चन पूछा यह गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? अभी हमने चर्चा किया कि कौन, बलवंत राय मेहता, है ना? इस समिति का गठन 1957 में किया गया था, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस चीज को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब कथन कारण वाले यह प्रश्न है, काफी अच्छे तरीके से आप कवर इसे कर पाएंगे।
क्वेश्चन हमारा 15 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, सही बात है ना। अनुच्छेद 32 को क्यों कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा? तो यह क्या करता है, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, जो कि यहाँ पे दोस्तों यदि आपको पता हो तो यहाँ कथन भी सही है, कारण भी सही है। चलिए थोड़ी सी हम मौलिक अधिकार पे हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 में है ना, जिसे भारतीय संविधान के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में भी यह कार्य करता है ना। मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। यह अमेरिका से लिया गया है, यानी कौन सा मौलिक अधिकार, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर करके 35 में है और प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। प्रारंभ में कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के एफ एवं 31 में था, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। अब इसे कानूनी अधिकार अर्थात यह मौलिक अधिकार न होकर करके कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया और इसे रखा गया अनुच्छेद 300 का क में भाग 12 में, जो कि बीत के संदर्भ में हमने चर्चा भी किया था, है ना। पहली बात तो यहाँ यह याद रखने चाहिए। और यह कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अब देखिए हम बात करें कि मौलिक अधिकार हैं कितने, तो मौलिक अधिकार आपको 6 दिए गए हैं, है ना। अब अभी हमारे पास मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें आपको क्या, समानता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता है, और उसके बाद है जो आपका शिक्षा संस्कृति का अधिकार वाली बात हो जाती है। और यह जो 6 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार केवल दे देने से नहीं ना होगा, इसे तो इम्प्लीमेंट भी करने होंगे। और इसी के लिए अनुच्छेद 32 बनाया गया कि जो आपका मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, है ना। और इसके लिए 5 प्रकार की बातें करी गई, जिसमें 5 प्रकार का आपका प्रावधान है ना। यानी 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? रीट जारी किया जाता है। और यह जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा भी रीट जारी करी जाती है। अब देखिए तो 5 रीट यह कौन कौन से हैं, तो 5 रीट, सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और अगला है क्या, अगला है आपका अधिकार परीक्षा। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इनके संदर्भ में, एक्सप्लेनेशन आप अपने बुक से ऐसे देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। इसका इंग्लिश पूछ लिया जाता है दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस कहते हैं, है ना। परमादेश को मैंडामस कहते हैं, है ना। उसके बाद प्रतिषेध का को प्रोहिबिशन कहते हैं, और प्रतिषेध के बाद है उत्प्रेषण, जिसे सर्टियोरारी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा को हम क्या बोलते हैं, तो यह जो बोला जाता है, मैं भूल रहा नहीं, हाँ, सर्टियोरारी, एक मिनट, चलिए मैं भूल रहा अभी, और आपको मैं बतलाऊंगा उस जगह पे, मीन्स याद आ जाने पे। चलिए आगे हम बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका, 16 नंबर का, 16 नंबर का क्वेश्चन।